ओके गाइस, हम सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। चित्र में दिए गए बीम के लिए कर्तन बल आरेख तथा नमन आघूर्ण आरेख, शेयर फोर्स डायग्राम तथा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचिए। फिगर में एक वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम दिखाई गई है जो सपोर्ट ए और बी पर टिकी है तथा सपोर्ट बी से बिंदु सी तक बाहर की ओर लटकी हुई है, इसीलिए इसको वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम कहा जाएगा। बीम के ऊपर पूरी लेंथ में 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल कार्यरत है और इस सवाल के लिए हमको शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है। तो गाइस, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सपोर्ट ए और बी पर प्रतिक्रिया का मान आर ए व आर बी है। तो स्टेप 1 हमारा होता है आर ए व आर बी का मान ज्ञात करना। तो गाइस, अगर ये बीम एक संतुलित बीम है ऐसा हम मानते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से लगने वाले फोर्सेस बराबर होंगे ऊपर से आने वाले फोर्सेस के। तो गाइस, नीचे से लगने वाले फोर्सेस में हमारी प्रतिक्रिया आर ए और आर बी, तो आर ए प्लस आर बी बराबर ऊपर से लगने वाले फोर्सेस में है एकमात्र पूरी लेंथ में 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल जो 5 मीटर लेंथ में कार्यरत है। तो यूडीएल का वेट कितना हो गया 3 × 5। तो आर ए प्लस आर बी बराबर हो जाता है 15। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर ओके गाइस, इसका ये तरीका होता है, हमने मान लिया है कि एक संतुलित बीम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लॉकवाइज आघूर्ण होंगे वह बराबर होंगे एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण के। इसका मतलब ये हुआ कि हम बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं। अगर ए के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु ए फ्री है घूमने के लिए। तो अगर ये फ्री है घूमने के लिए, तो कौन से फोर्सेस इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और कौन से फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। ठीक है गाइज, तो इसको अगर ये बिंदु ए फ्री है घूमने के लिए, तो प्रतिक्रिया आर बी इसको ऊपर की ओर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी, जबकि जो यूडीएल लगा है वो एक सेंटर पॉइंट पर कार्यरत होगा नीचे की ओर, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज आघूर्ण के लिए हमारा यूडीएल लिया जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण के लिए प्रतिक्रिया आर बी ली जाएगी। ठीक है, हम इसको कैलकुलेशन में लेते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए हमारा आएगा यूडीएल का लोड कितना होगा 3 × 5, और ये गाइस अपने बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर कार्यरत होगा। तो अगर ये पूरी 5 मीटर है तो ये 5/2 बचेगी इधर भी और इधर भी। तो बिंदु ए से यूडीएल की जो जहाँ पर पूरा एक्ट कर रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 5/2 बराबर होगा एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण। तो एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण के लिए कौन सा लोड है प्रतिक्रिया आर बी, और इसकी बिंदु ए से डिस्टेंस हो गई 4 मीटर। तो ये हो जाता है 4 आर बी लोड इनटू डिस्टेंस। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाता है 4 आर बी बराबर 37.5। तो आर बी बराबर हो जाता है 37.5/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.375 किलो न्यूटन। तो समीकरण 1 से आर ए बराबर आर बी है 15 किलो न्यूटन, आर बी का मान लिखेंगे 9.375 बराबर 15 किलो न्यूटन। तो आर ए का मान हो जाता है 15 -
9.375। तो आर ए का मान आता है 5.625 किलो न्यूटन। इस तरह से हमने आर आर बी का मान निकाल लिया। हम इनको हाईलाइट कर लेंगे। तो आर ए का मान आता है 5.625 और आर बी का मान आया आता है 9.375। इसको हम फिगर में भी लिख लेंगे और फिगर से हम बेकार की चीज़ें हटा देते हैं। तो आर ए का मान हो जाता है 5.625 किलो न्यूटन और जबकि आर बी का मान होता है हमारा 9.375 किलो न्यूटन। ओके गाइज, तो इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है शेयर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशन करना। तो इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है स्टेप 2। शेयर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशंस करना। इसके लिए हम मानते हैं कि ऊपर से लगने वाले फोर्सेस को हम नेगेटिव साइन से और नीचे से लगने वाले फोर्सेस को हम पॉजिटिव साइन से लेंगे और राइट साइड से शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिंदु सी से। शेयर फोर्स एट सी ऑन ए राइट साइड। तो गाइज मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ कि ऑन ए राइट साइड का मतलब होता है उस बिंदु के राइट साइड में यदि कोई फोर्स लगा है तो बिंदु सी के राइट साइड में कोई फोर्स नहीं लगा तो इसलिए 0 किलो न्यूटन। नेक्स्ट हो जाता है शेयर फोर्स एट सी ऑन ए लेफ्ट साइड। किसी बिंदु के ऊपर दो तरीके से शेयर फोर्स निकाला जाता है, ऑन ए राइट साइड एंड ऑन ए लेफ्ट साइड। तो शेयर फोर्स एट सी ऑन ए लेफ्ट साइड प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे। ऑन ए लेफ्ट साइड का मतलब होता है उस बिंदु के ठीक ऊपर या नीचे यदि कोई फोर्स लगा है तो बिंदु सी के ऊपर और नीचे कोई फोर्स नहीं लगा है तो इसलिए 0 किलो न्यूटन आएगा। तो 0 किलो न्यूटन ही रहता है। नेक्स्ट है बिंदु बी। तो शेयर फोर्स एट बी ऑन ए राइट साइड प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। शेयर फोर्स एट बी ऑन ए राइट साइड का मतलब हुआ बिंदु बी के राइट साइड में बिंदु सी तक यदि कोई फोर्स लगा है तो बिंदु बी के राइट साइड में बिंदु सी तक 1 मीटर लेंथ का यूडीएल लगा है 3 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन में आएगा और ये ऊपर से लग रहा है तो इसलिए माइनस में आएगा। कितना लग रहा है? 3 किलो न्यूटन पर मीटर का 1 मीटर लेंथ में। ओके गाइस, तो ये आता है माइनस के 3 किलो न्यूटन। ये अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से समझा दिया गया है। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट बी ऑन ए लेफ्ट साइड। प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे। ऑन ए लेफ्ट साइड का मतलब हुआ उस बिंदु के ठीक ऊपर या नीचे यदि कोई फोर्स लगा है तो बी के ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगा, बट नीचे प्रतिक्रिया आर बी लगी है 9.375 किलो न्यूटन की और ये नीचे से लगी है तो इसलिए प्लस में आएगी 9.375 किलो न्यूटन। तो गाइज इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाता है प्लस के 6.375 किलो न्यूटन। तो बिंदु बी के बाद नेक्स्ट बिंदु आता है शेयर फोर्स एट ए ऑन ए राइट साइड। प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे। ऑन ए राइट साइड का मतलब हुआ बिंदु ए के बिंदु बी तक, ए से बिंदु बी तक यदि कोई फोर्स लगा है तो बिंदु ए और बी के बीच में 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है 4 मीटर की लेंथ में। तो ये कैलकुलेशन में लिया जाएगा और ऊपर से लगा है तो इसलिए माइनस में। कितना लगा है? 3 किलो न्यूटन पर मीटर का 4 मीटर लेंथ में। तो ये हो जाता है 6.375 माइनस के 12। इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस के 5.625 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट ए ऑन ए लेफ्ट साइड। प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे। ऑन ए लेफ्ट साइड का मतलब हुआ उस बिंदु के ठीक ऊपर या नीचे यदि कोई फोर्स लगा है तो बिंदु ए के ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगा, बट नीचे प्रतिक्रिया आर ए लगी हुई है। अब नीचे से लगी है तो इसलिए प्लस में आएगी, तो 5.625 किलो न्यूटन। तो ये हो जाता है 0 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से गाइस हमने प्रत्येक बिंदु पर शेयर फोर्स के मान निकाल लिए हैं। इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको वैल्यूज अच्छे से नज़र आ रही हैं। चलिए अब इसको हम ड्रॉ करते हैं।
तो शेयर फोर्स एट सी है 0 किलो न्यूटन, तो ये 0 हो जाता है, इसको मैं लिख देता हूँ 0 किलो न्यूटन। तो शेयर फोर्स एट सी ऑन लेफ्ट साइड भी 0 किलो न्यूटन, तो यहीं पर रहेगा। शेयर फोर्स एट बी ऑन राइट साइड है माइनस के 3 किलो न्यूटन, तो बिंदु बी पर माइनस के 3 नीचे आएगा, तो ये आता 3 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट बी ऑन लेफ्ट साइड है 6.375 प्लस में, बिंदु बी पर ही है 6.375 प्लस में, तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा 6.375 किलो न्यूटन। ठीक है, तो शेयर फोर्स एट ए ऑन राइट साइड है 5.625 किलो न्यूटन। अब ये बिंदु ए पर माइनस में है तो नीचे आएगा, और ये 5 पॉइंट समथिंग है, तो सपोज ये यहाँ पर आता है, तो ये आता है 5.625 किलो न्यूटन, और बिंदु ए पर ही अगला होता है हमारा 0 किलो न्यूटन, तो ये हो जाता है 0 किलो न्यूटन। इसको भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम इस फिगर बिंदुओं को मिला देते हैं। तो सबसे पहले 0 से 3 गया था, ठीक है, फिर 3 to यहाँ गया था, फिर ये यहाँ से यहाँ आया था, तो मैं इसको भी मिला देता हूँ, फिर ये यहाँ से यहाँ गया था। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारा शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। ऊपर वाले को हम प्लस में लिख देते हैं यहाँ पर, ये नीचे वाले माइनस में आ जाते हैं। गाइस आपको दिख रहा होगा, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गाइस आपको एक बिंदु ऐसा दिख रहा होगा जहाँ पर शेयर फोर्स अपना साइन बदल रहा है, मींस प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, तो इस बिंदु की लोकेशन निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक थ्योरी है कि जहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन बदलता है, यानी कि प्लस से माइनस या माइनस से प्लस होता है, वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो हमें इस बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा, तो इसकी लोकेशन भी हमको पता होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो इसकी मान लेते हैं कि बिंदु बी से इसकी जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, देखते रहिएगा, माना हमने सपोर्ट बी से इसकी डिस्टेंस x है, तो अगर ये x है तो ये कितना बचा, टोटल 4 है, तो ये बचता है हमारा 4 माइनस x। ठीक है गाइस, और फिगर के अकॉर्डिंग हमको दिख ही रहा है कि ये जो है 6.375 है, और ये आपका 5.625 है। ठीक है गाइस, और ये दोनों त्रिभुज एक समरूप त्रिभुज की भांति, ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये एक समरूप त्रिभुज की भांति हैं। ठीक है, मैं आपको बना रहा हूँ, मैं बाद में इसको ठीक भी कर दूंगा, अभी मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये दोनों एक समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुज की थ्योरम क्या होती है, समरूप त्रिभुज में ये x निकालने की विधि है। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, मीन्स कि मैं अगर एक त्रिभुज की भुजा लेता हूँ तो और मैं दूसरे त्रिभुज की भुजा लेता हूँ, तो मैं उनको अनुपात में लेता हूँ, तो वो सेम दूसरी भुजाएं जो होंगी उनका अनुपात के बराबर होगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। मैं इस त्रिभुज की, अगर मैं इस वाले त्रिभुज के लिए अगर मैं ये x लेता हूँ, तो x बटा, तो इस वाले त्रिभुज की आएगी 4 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों ये बेस हैं। ठीक है, तो ये बराबर होंगी उन दोनों त्रिभुज की अलग अलग भुजाओं के अनुपात के। तो ये मैं लेता हूँ 6.375, तो बटे में ये आएगी, तो ये हो जाता है 6.375 बटा 5.625। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो x का मान 2.125 मीटर आएगा। ठीक है, तो बिंदु B से
2.125 दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु को भी हम मान लेते हैं कि ये बिंदु, मान लीजिए बिंदु डी है। इसकी डिस्टेंस हो गई 2.125 मीटर। ये हमने इसलिए निकाली क्योंकि अब हमें इस बिंदु डी पर भी बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा, क्योंकि थ्योरम के अकॉर्डिंग जहाँ पर शेयर फोर्स अपना साइन बदलता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो बिंदु डी एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर शेयर फोर्स अपना साइन बदल रहा है, मींस प्लस से माइनस या माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ओके गाइज, हमारा अगला स्टेप होता है स्टेप 3। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशंस करना। ओके गाइज, राइट साइड से शुरू करेंगे। और गाइज मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट उस बिंदु के राइट साइड या लेफ़्ट साइड में लगने वाले फोर्सेस का उस बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। तो हम बिंदु सी से शुरू करेंगे और राइट साइड में हम कंसीडर करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी बराबर होगा, गाइस बिंदु सी के राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है तो इसलिए आघूर्ण भी ज़ीरो होगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी ज़ीरो होगा, 0 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है बिंदु बी, बेंडिंग मोमेंट एट बी बराबर, बेंडिंग मोमेंट एट बी का मतलब हुआ बिंदु बी के राइट साइड में जो भी फोर्सेस होंगे वो बेंडिंग मोमेंट के लिए कंसीडर किए जाएंगे। तो बिंदु बी के राइट साइड में 1 मीटर लेंथ में यूडियल लगा है। ठीक है गाइस, 3 किलो न्यूटन पर मीटर का 1 मीटर लेंथ में। तो गाइस का यूडियल वेट होगा 3 × 1 और ये इसके सेंटर पे एक्ट करेगा। अगर इसके सेंटर पे एक्ट कर रहा है तो ये डिस्टेंस बचती है आपकी 1/2 और ये भी 1/2। ठीक है गाइस, क्योंकि ये पूरी 1 मीटर है। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी हुआ और ये ऊपर से यूडियल ऊपर से लग रहा है तो इसलिए माइनस में आएगा। कितना लग रहा है? 3 × 1 मीटर लेंथ में। इसकी बिंदु बी से डिस्टेंस होगी 1/2। ठीक है गाइस, तो इसका मान आया था माइनस के 1.5 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट बिंदु है बिंदु डी, बेंडिंग मोमेंट एट डी बराबर, ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। चलिए गाइस, बिंदु डी के राइट साइड में एक तो हमारी प्रतिक्रिया आर बी है और 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडियल लगा है 2.125 + 1 मीटर यानी 3.125 मीटर लेंथ का। ठीक है गाइस, चलिए पहले प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। प्रतिक्रिया नीचे से लग रही है तो इसलिए प्लस में 9.375 इंटू बिंदु डी से इसकी डिस्टेंस हो गई 2.125, क्योंकि आघूर्ण होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारा यूडियल। यूडियल गाइस ऊपर से लग रहा है तो इसलिए माइनस में तो आएगा और ये लग रहा है 3 किलोमीटर पर मीटर का, कितनी मीटर लेंथ में? 2.125 + 1 कितना हो गया? 3.125। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3.125 इंटू डिस्टेंस, क्योंकि ये तो हो गया आपका फोर्स यूडियल वेट इंटू डिस्टेंस, है ना, क्योंकि आघूर्ण होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो गाइज मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी यूडियल जितनी लेंथ में लगता है वो उसके सेंटर पॉइंट पर कार्यरत होता है। अगर ये पूरी मीटर पूरी लेंथ में लग रहा है तो ये इसके सेंटर पर कार्यरत होगा। सपोज ये यहाँ पर कार्यरत है, इसके सेंटर पॉइंट ये है। तो गाइस ये पूरी लेंथ है आपकी 3.125, तो ये बचती है आपकी 3.125/2 और ये भी बचेगी 3.125/2। ठीक है, तो गाइस हम बिंदु डी पर बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, तो बिंदु डी से इसकी डिस्टेंस आएगी, तो बिंदु डी से इसकी डिस्टेंस है 3.125/2, 3.125/2।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस में आएगा 10.547 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट एट ए बराबर, ये थोड़ा मैं पुराना मिटा देता हूँ। ये बिंदु डी था, ये डिस्टेंस थी आपकी 2.125। ठीक है गाइस, चलिए बेंडिंग मोमेंट एट ए निकालते हैं। इसका मतलब बिंदु ए के राइट साइड में जो भी फोर्सेस आएंगे वो कंसीडर किए जाएंगे। तो बिंदु ए के राइट साइड में एक तो हमारी प्रतिक्रिया आर बी और यूडीएल जो पूरी लेंथ में लग रहा है बिंदु ए के राइट साइड में। तो पहले तो हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रतिक्रिया नीचे से लेके इसलिए प्लस में आएगी 9.375 इंटू डिस्टेंस। तो बिंदु ए से प्रतिक्रिया की डिस्टेंस है 4 मीटर इंटू 4। इसके बाद यूडीएल है और यूडीएल ऊपर लग रहा है तो इसलिए माइनस में आएगा। कितना लग रहा है 3 इंटू पूरी लेंथ में, क्योंकि ए के राइट साइड में पूरी लेंथ आएगी और पूरी लेंथ कितनी है 4 + 1 5 मीटर। और ये इसके सेंटर पर कार्यरत होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इसके सेंटर पर कार्यरत होगा। सपोज इसका सेंटर ये है तो ये 5/2 बचेगा। ठीक है, ये भी 5/2 बचेगा। तो डिस्टेंस हो गई 5/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 37.5 माइनस 37.5, तो ये आता है 0 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इस तरह से हमने प्रत्येक बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट का मान निकाल लिया है। चलिए हम इनको हाईलाइट कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट सी 0, बेंडिंग मोमेंट एट बी 1.5 किलो न्यूटन मीटर, बेंडिंग मोमेंट डी 10.547, बेंडिंग मोमेंट ए 0 किलो न्यूटन। चलिए गाइस, इसके आधार पर मैं अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ओके गाइस, अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमने प्रोजेक्शन गिरा लिए हैं। बिंदु सी, बी और डी से प्रोजेक्शन गिरा लिए हैं और बिंदु है। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए तैयार हैं। फिगर्स हमारे पास आई गई हैं। चलिए मैं अब ये फिगर्स को मैंने थोड़ा यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं इनके आधार पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करूँगा। तो फर्स्ट है गाइस हमारा बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना है 0 किलो न्यूटन मीटर। तो ये यहाँ पर आएगा, इसको मैं लिख देता हूँ 0 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट एट बी माइनस के 1.5 किलो न्यूटन मीटर। तो ये सपोज यहाँ पर आएगा माइनस का है तो 1.5 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट एट डी 10.547। तो ये ऊपर आएगा, यहाँ पर आएगा सपोज ये हो जाता है 10.57 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 किलो न्यूटन मीटर। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है गाइस, मैंने सारी फिगर ड्रॉ कर लिया। मैं इनको मिला देता हूँ। गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पर यूडीएल आता है, जिन बिंदुओं के बीच में यूडीएल आएगा वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा कर्व एज ए कर्व आएगा। तो यहाँ पर तो पूरी लेंथ में ही यूडीएल लगा है, तो यहाँ पे जो भी डायग्राम हम मिलाएंगे बिंदु से वो एज ए कर्व मिलाएंगे। जैसे फर्स्ट ये है C2B, तो ये एज ए कर्व आएगा। ठीक है इस फिर इसके बाद है यहाँ से बिंदु D पर, तो ये भी कर्व आएगा। और बिंदु D से बिंदु A ये भी कर्व आएगा। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। इसको भी मैं मिला देता हूँ। तो ये तो प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है। तो गाइस आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जहाँ पर शेरफोर्ड डायग्राम अपना साइन बदल रहा था वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आया है। तो इसलिए हमने बिंदु डी की भी लोकेशन निकाली थी सवाल में, जिससे कि हम जब बेंडिंग मोमेंट एट डी निकालें तो हमको मैक्सिमम फिगर प्राप्त हो। कभी कभी सवाल में वो बोल देता है कि आप बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकालिए। तो इसका मतलब यही होता है कि पहले बिंदु डी को फाइंड करना है, फिर बिंदु डी पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, और जिससे हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की फिगर ज्ञात हो। गाइस फिगर से आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, ये पुराना थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, ये मेरा किसी काम का नहीं है। गाइस फिगर से आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट भी अपना साइन बदल रहा है, यानी कि प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। ठीक है,
तो इस कंडीशन को मैंने बताया था नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लस से माइनस या माइनस से प्लस आएगा। तो ऐसे बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो ये इस बिंदु का मैं नाम दे देता हूँ, ये बिंदु हो गया सपोज बिंदु ई। बिंदु ई गाइस हुआ आपका नति परिवर्तन बिंदु। ठीक है गाइस। अब सवाल में तो पूछा नहीं है कि नति परिवर्तन बिंदु की लोकेशन ज्ञात कीजिए, क्योंकि सवाल में पूछता है कि नति परिवर्तन बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए, लेकिन सवाल में तो पूछा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको गाइस आपके प्रैक्टिस के लिए, मैं कभी एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो मैं आपको नति परिवर्तन बिंदु की स्थिति भी निकालना सिखाऊंगा। तो इसके लिए गाइस मैं मान लेता हूँ कि नति परिवर्तन बिंदु सी से x मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये बिंदु सी से x मीटर की दूरी पर स्थित है। बी से ही मान सकते थे, तो कोई बात नहीं, हम कहीं से ही मान सकते हैं। तो मैं इसको फिगर में भी शो कर देता हूँ। ये सपोज मान लीजिए ये बिंदु ई है, मतलब इसके पैरेलल में मान लेता हूँ, ये बिंदु ई है और मैंने यहाँ से बिंदु सी से इसकी डिस्टेंस x मान ली है। ठीक है, तो ये x हो गया, तो ये हो गया आपका x माइनस 1। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे नति परिवर्तन बिंदु की स्थिति निकालना सिखाता हूँ। ओके गाइस, हमारा एक स्टेप और बढ़ जाता है, स्टेप नंबर 4, नति परिवर्तन बिंदु की स्थिति ज्ञात करना, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। एक्स की स्थिति ज्ञात करना। फिगर के अकॉर्डिंग हमारा नति परिवर्तन बिंदु ई पर आ रहा था। ठीक है, हमने मान लिया कि इसकी स्थिति बिंदु सी से x मीटर डिस्टेंस पर है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो गाइस नति परिवर्तन बिंदु वो हुआ जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन बदलता है, मीन्स वहाँ पर प्लस से माइनस और माइनस से प्लस आता है। तो इसका मतलब हुआ कि बेंडिंग मोमेंट उस बिंदु पर ज़ीरो होगा, मीन्स बेंडिंग मोमेंट एट ई बराबर ज़ीरो है। फिगर के अकॉर्डिंग भी है ना, एज पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो गाइस हम बेंडिंग मोमेंट ई पर, अब हम बेंडिंग मोमेंट जैसे हम हर बिंदु पर निकाल रहे थे वैसे निकालेंगे और उसको ज़ीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है, और फिर हम उससे x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो गाइस बेंडिंग मोमेंट एट ई क्या होगा, इसके राइट साइड में जो भी फोर्सेस आएंगे उनका बिंदु ई के सापेक्ष आघूर्णों का योगफल के बराबर बेंडिंग मोमेंट होता है। ये हमारी डेफिनेशन है। तो गाइस चलिए निकालना शुरू करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट ई बराबर ज़ीरो मैंने कर ही दिया है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ई के बराबर राइट साइड में हमारे एक तो प्रतिक्रिया आर बी आ रही है, इसको मैं लिख देता हूँ आर बी की वैल्यू थी 9.375 किलो न्यूटन और आर ए की वैल्यू थी 5.625 किलो न्यूटन। तो बिंदु ई के राइट साइड में एक तो प्रतिक्रिया आर बी आ रही है और x मीटर लेंथ में 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। तो पहले तो मैं प्रतिक्रिया को ले लेता हूँ। प्रतिक्रिया नीचे से लग रही थी इसलिए प्लस में आएगी 9.375 इंटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना हुआ बिंदु ई से, ये गाइस ये पूरी x है और इतना 1 मीटर है, तो ये बची हुई कितनी हुई x माइनस 1। ठीक है, इस कोई प्रॉब्लम, तो ये हो जाता है x माइनस 1। अब मैं नेक्स्ट यूडीएल लेता हूँ। यूडीएल ऊपर लग रहा था इसलिए माइनस में तो आएगा ही, और कितना लग रहा है x मीटर लेंथ का, और 3 किलोमीटर पर मीटर लेंथ में है और x मीटर लेंथ में लगा, तो 3x होगी यूडीएल वेट इनटू डिस्टेंस। ये अपने सेंटर पर कार्यरत होगा, तो मीन्स x/2 पर। मैंने आपको बार बार समझाया, अगर ये x है तो इसके सेंटर पॉइंट पर कार्यरत होगा, तो ये डिस्टेंस बचती है x/2 और ये भी x/2 बचेगी, है ना। तो बिंदु ई से इस यूडीएल की डिस्टेंस कितनी हो गई x/2, इसलिए मैंने x/2 लिया।
इसको बराबर 0 कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। पूरे समीकरण में 2 से गुणा करने पर इससे हमारा 2 वाला टर्म एलिमिनेट हो जाए, तो ये हो जाता है हमारा 18.75x इंटू एक्स माइनस 1, ये हो जाता 3x² बराबर 0। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 18.75x माइनस 18.75 माइनस के 3x² बराबर 0। तो मैं पूरे समीकरण में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाता 3x² माइनस के 18.75x प्लस के 18.75 बराबर 0। इसकी मैं कंपेयरिंग करता हूँ ax² प्लस के bx प्लस के c से तुलना। तो a बराबर आ जाता है हमारा 3, b बराबर आ जाता है माइनस के 18.75 और c बराबर आ जाता है 18.75। तो ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है 2ax बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। मैं वैल्यू रख देता हूँ। 2ax हो जाता है, a की वैल्यू 3 है, इंटू 3x बराबर माइनस के b, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18.75 प्लस माइनस b², तो जाता है माइनस के 18.75 का स्क्वायर माइनस के 4ac। 4 इंटू a की वैल्यू है 3 इंटू c की वैल्यू है 18.75। ठीक है, तो ये हो जाता है 18.75 प्लस माइनस अंडर रूट 18.75 इंटू 18.75, तो जाता है 351.56 माइनस 4ac। 4 इंटू 3 इंटू 18.75, तो ये जाता है 225। इसको मैं थोड़ा और सोल्व करूँगा तो ये बराबर हो जाता है 6x 18.75 प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये बचता है हमारा 351.56 माइनस 225। 351.56 माइनस 225, तो ये बचता है 126.56। तो गाइस का अंडर रूट हो जाता है 126.56 का 11.24। इसको मैं लिख देता हूँ 18.75 प्लस माइनस 11.25। ठीक है गाइस, 6x के बराबर लेने पर, तो 6x बराबर आ गया 18.75 प्लस 11.25। इसको मैं सोल्व कर लूँगा। 18.75 प्लस 11.25, तो ये आता 30। 6x बराबर, तो x की वैल्यू आ जाती है 5 मीटर। अब अगला मैं लेता हूँ माइनस चिन्ह लेने पर, तो 6x बराबर आ जाता है 18.75 माइनस 11.25, तो ये हो जाता है आपका 18.75 माइनस 11.25, तो ये आता है 7.5 मीटर। 6x बराबर, तो गाइस x बराबर आ जाता है 7.5/6, 1.25 मीटर। अब एक वैल्यू तो आ गई हमारी 5 मीटर, x वैल्यू आ गई 1.25। तो इसके लिए मुझे फिगर की तरफ जाना पड़ेगा, तब मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी दो वैल्यू कैसी है। तो गाइज एक वैल्यू तो आई मेरी x बराबर 5 मीटर और एक वैल्यू आई x बराबर 1.25 मीटर। तो गाइज आपको फिगर देख के लग रहा होगा कि एक तो है 5 मीटर बिंदु C से, अब ये टोटली बीम 5 है, तो 5 तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है ना, 5 तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो इसका मतलब, तो ये तो होगी आपकी अमान्य। और दूसरी फिगर है मेरी 1.25। अगर ये 1 है तो ये 1.25 लो भाई यहीं कहीं आएगी, और ये हमारे फिगर के अकॉर्डिंग भी ठीक लग रही है। तो हमारी जो x की रियल वैल्यू होगी 1.25 मीटर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और इसको मैं लिख भी देता हूँ। तो गाइस x की वैल्यू आई 1.25 मीटर। ओके गाइस, इस तरीके से आपने सारे काम कर लिया। आपने शेरफोर्ड डायग्राम भी बना लिया है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना लिया है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम भी आपको पता है, और इस फिगर के अकॉर्डिंग नतीय परिवर्तन बिंदु भी आया था, जिससे कि आपने लोकेशन निकालना भी सीख लिया है। आई होप यू गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।